हाँ जी, गोचो क्या पढ़ रहे थे? नोट्स लेके आए हो तुम लोग सब बायोमोलिक्यूल के? ठीक है, निकालो सब बायोमोलिक्यूल के नोट्स। सब बायोमोलिक्यूल के नोट्स निकालेंगे क्या? टॉपिक चेंज नहीं किया? कोई बात नहीं, करवा दो। ऑनलाइन वालों, बायोमोलिक्यूल का नोट्स अपलोडेड है। आप लोगों को अभी तक पीडीएफ निकाल लेनी चाहिए थी। जिन्होंने नहीं निकाली अब कल निकाल लेना, जिन्होंने निकाल ली वो नोट साथ में रख के पढ़े, क्योंकि ये नोट से ही पढ़ना है अपन को। जिन्होंने नहीं निकाली वो गलती है तुम्हारी, क्योंकि इतने दिनों से मैं बोल रहा हूं, फिर भी नहीं निकाली तो अब क्या ही कर लो तुम्हारा। चैप्टर है बेटा बायोमोलिक्यूल, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 3 चीजें जो हमें पढ़नी है: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। इनसे कोई बेसिक क्वेश्चन आते हैं सीयूईटी में। ये एग्रीकल्चर के अंदर आता है, लास्ट ईयर 1 आया था, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। लास्ट ईयर 1 ही आया था, लेकिन मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2। जेईटी 1 क्वेश्चन आएगा, 1 क्वेश्चन एग्रीकल्चर में। बायो में आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, दोनों चांस है। जैसे पिछली बार नहीं आया तो एग्रीकल्चर में तो 1 आएगा, क्योंकि तुम्हारे सॉइल केमिस्ट्री में आता ही, याद है तुम्हें? तो जेईटी में 1 आता ही है, और 1 हो सकता है ना भी आए और आ भी आए, दोनों है। और ये बायो का बोल रहा हूँ, एग्रीकल्चर में तो आता है। तो लगभग 1 या 2 का है, लेकिन आते ही इजी क्वेश्चन है। जैसे जंतुओं में सबसे ज्यादा मिलने वाली प्रोटीन, पादपों में सबसे ज्यादा मिलने वाली प्रोटीन, प्रोटीन में उपस्थित बॉन्ड, कार्बोहाइड्रेट के अंदर उपस्थित बॉन्ड, पॉलीसेकेराइड के बारे में ऐसे ही ज्यादा आता है। तो वो अपन नोट से पढ़ेंगे। 1 नोट मुझे ले दो कोई भी, ठीक है? पढ़ो पढ़ो बेटा, तुम पढ़ो, लोगों नहीं पढ़ो। अब इसमें बहुत सारी चीजें कट करनी पड़ेगी, क्योंकि अपन एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इसमें। पेन दे दो मुझे एक प्लेट, कोई भी। हाँ, काम करवा दो मुझसे। लिखो बेटा, देखो पूरे इसको पूरा चैप्टर याद करने का है। पेड़ पे उल्टा लटक के याद करना पड़ेगा उल्लू की तरह, तब याद होगा ये। जीवाणु की परिभाषा: जीवित उत्तक में जो भी कार्बनिक पदार्थ है वो सब क्या है? जीवाणु। मान लो ये लड़की इसका कान काट लिया और उसको पीस के कार्बनिक पदार्थ निकाले, वो सब बायोमोलिक्यूल। किसी भी जीव में पेड़ से पत्ती तोड़ ली, पत्ती के अंदर जो भी कार्बनिक पदार्थ निकले वो भी बायोमोलिक्यूल। किसी भी जीवित उत्तक में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ क्या है? अब नीचे किसी जीवाणु निकालेंगे कैसे? तो बेटा कोई भी ले लो, जैसे जंतुओं से लीवर निकाल लिया या हृदय निकाल लिया, पादपों से पत्ती निकाल ली, ये तो उदाहरण दे रखा है। उसको तुम पीस लो, बढ़िया पीस के बना लो लुगदी। क्या बना लो? लुगदी मतलब पेस्ट। फिर उसमें क्या मिला दो? टीसीए, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल मिला दो और घोल लो, उनको विलियन बना दो। उसके बाद छानो। उस छानने के बाद आपको 2 चीजें मिलेगी। एक तो जो छन के नीचे चली जाएगी उसको आप कहोगे अम्ल विलेय, और जो नहीं छनेगा ऊपर ही रह जाएगा उसको आप बोलोगे अम्ल अविलेय। दिख रहा है क्या तुम्हें? अम्ल विलेय में जो भी मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें बोलते हैं सूक्ष्म जीवाणु, और अविलेय में जो होते हैं वो वृहद जीवाणु कहलाते हैं। और ध्यान रखना, सूक्ष्म जीवाणु उनको बोलते हैं जिनका अनुभार 1000 डाल्टन से कम हो, और वृहद उनको बोलते हैं जिनका अनुभार 1000 से ज्यादा हो। दिख रहा है क्या? उदाहरण भी दे रखा है। नाइट्रोजन क्षार, अमीनो अम्ल, मोनोसेकेराइड, ये सब किस में आती है? अम्ल विलेय में, सूक्ष्म में। और न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, ये किस में आता है बेटा? अविलेय में। अरे यस नो? नीचे नोट लगा के लिखा हुआ है कि लिपिड का अनुभार 1000 से कम है, लेकिन वो किसका भाग है? अम्ल अविलेय अंश में पाया जाता है। यस नो? जबकि अविलेय में कौन मिलना चाहिए? जिनका अनुभार 1000 से ज्यादा हो। लिपिड अपवाद है, क्योंकि क्लियर लिखा हुआ है कि अनुभार क्या है? 1000 से कम, और भाग किसका है? अविलेय का। दिख रहा है क्या तुम्हें? और नीचे जो लिखा है ना वो लाइन काट दो, वो नहीं पढ़नी। लिपिड वेसिकल्स वो नहीं पढ़ना, उसको कट कर दो। इतना याद रखो कि लिपिड का अनुभार 1000 से कम है। लिपिड का अनुभार 1000 से क्या है बेटा? कम है। फिर भी वो किसका भाग है? अविलेय का भाग है। ठीक है, बहुत बड़ी। मानव शरीर में 4 तत्व मिलते हैं बेटा। हाइड्रोजन 0.5%, कार्बन 18.5%,
ऑक्सीजन 65% और नाइट्रोजन 3.3%। मिला क्या? तो बेटा प्रतिशत कौन लगाएगा? ऊपर से आएंगे बेरू जी, लगाओ यहाँ पर प्रतिशत, बैठे आराम से, सबके पीछे परसेंटेज लगाओ। गुड। तो ध्यान रखना, शरीर में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा मिलता है? ऑक्सीजन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, इधर आ जाओ, ट्रिक नीचे दे रखिए कि हमारी कोशिका में क्या क्या मिलता है, मानव शरीर में क्या क्या मिलता है। मानव शरीर में जल होता है कितना प्रतिशत? 70 से। प्रोटीन होता है, फिर न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और आयन। ये परसेंटेज इनकी भी याद रखनी। क्लियर है क्या बेटा? बोलो। ये तत्व कैसे निकालते हैं अपन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अरे जला लो, जला के उसकी भस्म बना लो, भस्म में मिल जाएंगे तुम्हें। कोई पूछे ना कि एलिमेंट कैसे अलग करते हैं, तत्व कैसे अलग करते हैं, तो जीवित ऊतक को जलाओ, जो राख बनेगी उसके अंदर आपको मिलेंगे तत्व। वो लिखा हुआ चाहो तो याद रखो, ऐसे कोई दर। ये भू परपटी वाला काट दो इसको, भू परपटी वाला नहीं याद रखना, भू परपटी वाला नहीं याद रखना बेटा। और ये देखो नीचे जीवित ऊतक के घटक दिख रहे हैं तुम्हें, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, फिर हाइड्रोजन। दिख रहे क्या? इसमें यहां तक हाइड्रोजन तक याद रख लेना क्रम, हाइड्रोजन तक याद रख लेना क्रम कि ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और हाइड्रोजन। यस और नो? ठीक है। उसे नीचे देखो स्टार, उपापचय लिख रहा है ना, उसको सही करो, वो है उपापचयक। ज को क करो लास्ट में, उपापचयक है वो, उपापचय। उपापचय किसको कहते हैं? अरे जो उपापचय प्रक्रियाओं में भाग ले, जो आपकी मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं में भाग ले, उसको बोलते हैं उपापचयक। इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट लिखो वहां, मेटाबोलाइट, जो मेटाबॉलिक अभिक्रियाओं में भाग ले, मेटाबोलाइट। इंग्लिश में लिखोगे मेटाबोलाइट, मेटाबोलाइट। ठीक है। तो जो उपापचय प्रक्रिया में भाग लेते हैं उनको क्या बोलते हो बेटा तुम? उपापचय। अरे बोलो देवताओं, क्या बोलते हो? उपापचय। दो तरह के उपापचय होते हैं, प्राथमिक और, अच्छा, जो आपकी उपापचय प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले उनको क्या बोलते हो? प्राथमिक। और जो प्रत्यक्ष रूप से भाग ना ले देते, कौन प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल, ये सब जो प्रत्यक्ष भाग लेते हैं इनको क्या कहते हैं अपन बेटा? अरे जो बहुत जरूरी हो, जिनके बिना जीवन नहीं चल सकता, वो प्राथमिक कहलाते हैं। और द्वितीय जो प्रत्यक्ष भाग, देखो ये क्या लिखा है, ये पादप, कवक या जीवाणु के द्वारा बनाए जाते हैं और मानव के लिए क्या है? अत्यधिक उपयोगी। हम हमारे यूज लेते हैं, उनके लिए उपयोगी नहीं है जिन्होंने बनाया। पादप, कवक या जीवाणु द्वारा बनाए जाते हैं और उपयोगी किसके लिए? हमारे लिए। जैसे उदाहरण पीछे लिख रखे हैं, जाओ, बहुत सारे उदाहरण है, देखिए उदाहरण। ड्रग्स, ड्रग्स मतलब दवाइयां, जैसे विन ब्लास्टिन, विन क्रिस्टीन और कुरकुमिन जो हल्दी में मिलता है। फिर देखो बहुलक भी है, स्टार्च, दिखा तुम्हें स्टार्च? उसको हटा दो वहां से, स्टार्च नहीं आएगा वहां पर, वहां आएगा सेलुलोज। कौन आएगा बेटा? सेलुलोज। या आएगा रबर, सेलुलोज या रबर। बहुलक में क्या होगा? सेलुलोज और रबर। तुम्हें पता होगा सेलुलोज, रबर सब पादपों से मिलता है ना, और अपने बहुत काम आता है। लेक्टिन दिख रहा है, लेक्टेंस, लेक्टेंस में आता है कौन? केनावेलिन, कौन? केनावेलिन, केनावेलिन। फिर एल्केलॉइड दिख रहा है तुम्हें, उसमें आते हैं मॉर्फिन, कोडीन। फिर टॉक्सिन, वो आता है एब्रीन, रेसिन। वर्णक जैसे एंथोसाइनिन। आवश्यक तेल जैसे नींबू घास तेल। टर्फीन जैसे मोनोडाइटर्फीन। ये सब एग्जाम्पल है किसके? द्वितीयक उपापचयक के। इधर लिख देंगे लेक्टिन, रबर, कुरकुमिन।
उधर दे देंगे ये किस ग्रुप में मिलती है, मैच द कॉलम। तो ये याद रखना पड़ेगा कौन किस ग्रुप में आता है। जैसे मैंने कहा एब्रीन तो तुम समझ गए जहर, मैंने कहा मॉर्फिन तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए एल्केलॉइड, मैंने कहा कौन केनावेलिन तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए लेक्टिन, मैंने कहा कुरकुमिन तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ड्रग्स। तो ये मैच करने पड़ेंगे आपको ऐसे। इसके बाद अपना पहला टॉपिक स्टार्ट होता है जहां मेन है, इसके पहले तो इंट्रोडक्शन था बस, मेन अब चालू हो रहा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनता है। ये ऊर्जा का क्या है बेटा? हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है। हालांकि हमें पता है ज्यादा ऊर्जा तो वसा देता है, 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी देती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तो 4 किलो कैलोरी देती है। लेकिन हमारे लिए तो ऊर्जा का स्रोत कौन है? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हमारे भोजन में 95% क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। फिर देखो 60 से 65% ऊर्जा प्राप्त होती है आपके शरीर में, 60 से 65% ऊर्जा केवल कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला क्या है? CxH2OY, जहां X और Y बराबर होगा, लगभग बराबर होंगे। फिर ये जो टेबल बनी बेटा, काट दो, टेबल को काट दो, इधर आ जाओ। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया हुआ है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। अगर एक इकाई है तो क्या कहेंगे बेटा उसको? मोनोसेकेराइड। 2 से 10 इकाइयां हैं तो, और 10 से ज्यादा इकाइयां हैं तो, बहुत बढ़िया। सबसे पहले किसको स्टार्ट करेंगे? मोनोसेकेराइड। इसमें केवल एक इकाई होती है, मोनोसेकेराइड मतलब एक यूनिट। इसका सामान्य सूत्र है CnH2nOn। दुनिया में जितने भी मोनोसेकेराइड है सब स्वाद में मीठी और जल में घुलनशील होते हैं, सभी मोनोसेकेराइड चाहे कोई भी हो, स्वाद में क्या होगी और जल में, ठीक है। एक मोनोसेकेराइड है जिसका नाम है DHAP, फुल फॉर्म अभी नहीं याद रखनी, मैं बता दूंगा। DHAP दिखा तुम्हें, उसको छोड़ दो, बाकी जितनी भी मोनोसेकेराइड है समावयवता दर्शाती है। समावयवता जानते हो ना? आइसोमेरिज, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, डी रूप, एल रूप ऐसे बनते हैं हर चीज के। किसी का वामावर्त रूप बनता है, किसी का दक्षिणावर्त, मतलब डेक्स्ट्रोज और लेबुलोज, ये सब आएंगे आगे। तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे समावयवता। समावयवता क्या होता है कि रासायनिक सूत्र एक ही है पर संरचनाएं अलग है। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों समावयी है, क्यों? फॉर्मूला तो एक है, C6H12O6, पर संरचना अलग है इनकी, तो उनको बोलते हैं समावयवता। किस मोनोसेकेराइड को छोड़ के सभी समावयवता दर्शाते हैं? DHAP को छोड़ के। मोनोसेकेराइड निम्न प्रकार की होती है। सबसे छोटी मोनोसेकेराइड 3 कार्बन की है और सबसे बड़ी मोनोसेकेराइड 7 कार्बन की। इधर देखो देवी, 3 कार्बन की शर्करा को बोलते हैं ट्रायोस, 4 कार्बन को टेट्रोस, 5 कार्बन को पेंटोस, 6 कार्बन को एक्सोस और 7 कार्बन को हेप्टुलोस। ये नाम याद होना चाहिए, वैसे याद होते हैं अपन को। 3 कार्बन की ट्रायोस, 4 कार्बन टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस, ठीक है। 3 कार्बन की मोनोसेकेराइड के उदाहरण बताइए। PGL और DHAP। क्या बोला मैंने? PGAL और DHAP। DHAP का पूरा नाम लिख रखा है मैंने, डी हाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट। क्या लिख रखा है? PGL का भी लिख लो वहां, फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड। फिर इधर फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड। 3 कार्बन में 2 शर्करा है, PGL और DHAP। PGL मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड और DHAP मतलब डी एसीटोन फॉस्फेट, डी हाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट। 4 कार्बन की शर्करा बताओ, एरिथ्रोस और एरिथ्रुलोज। 5 कार्बन में बताओ, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, जाइलुलोज, जाइलू और अरेबिनोज। 6 कार्बन बताओ, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और मेनोज। मिल गया क्या? और 7 कार्बन में सीडो, हेप्टुलोज। याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, जितनी भी मोनोसेकेराइड होती है या तो वो कीटोज या एल्डोज होती है, मतलब या तो वो कीटोन समूह की होती है या एल्डिहाइड समूह की होती है।
उदाहरण लिख रखा है कीटोज में कौन है, जैसे कुछ उदाहरण लिख रखे, सब नहीं लिखे मैंने। कीटोज में कौन आता है, इरिथ्रोलोज है वो, इरिथ्रोलोज, फ्रक्टोज और डीएचएपी, यस और नो। और लेकिन ग्लूकोज, गैलेक्टोज, पीजीएल और इरिथ्रोज वो एल्डोज में आती है, यस और नो। इरिथ्रोज तो आती है एल्डोज में और इरिथ्रोलोज आती है कीटोज में। ग्लूकोज आता है एल्डोज में, फ्रक्टोज आता है कीटोज में, पीजीएल आता है एल्डोज में और डीएचएपी आता है कीटोज में, यस और नो। सभी मोनोसेकेराइड अपचायक शर्करा है। अपचायक मतलब रिड्यूसिंग, जो अपचयन करा सकती है, इंग्लिश में भी लिखना था रिड्यूसिंग, अरे जो अपचयन करा सकती है। ऑक्सीकरण अपचयन तो जानते हो ना, जो ऑक्सीकरण कराती है उनको ऑक्सीकारक और जो अपचयन कराती है उनको अपचायक बोलते हैं। तो सभी मोनोसेकेराइड क्या है बेटा, अपचायक शर्करा, सभी अपचायक है। ग्लूकोज भी डालोगे तो भी अपचयन होगा। आगे आगे जाओ। ग्लूकोज को क्या क्या कह सकते हैं हम, ग्लूकोज को ब्लड शुगर बोल सकते हैं, ग्रेप शुगर बोल सकते हैं और डी शुगर बोल सकते हैं। डी क्योंकि ये दक्षिणावर्त घूमती है इसलिए इसका आइसोमेरिज्म डी टाइप का बनता है। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर, एल शुगर और सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा बोलते हैं, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा। गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर, मस्तिष्क में यूज आने वाली, मतलब मस्तिष्क सबसे ज्यादा यूज करता है। और अरेबिनोज को गम शुगर, मतलब गोंद में, गम मतलब गोंद, गोंद में मिलने वाली शर्करा है अरेबिनोज, जिसको गम शुगर बोलते हैं, यस और नो। बोलो देवताओं। अब मोनोसेकेराइड कितने प्रकार के समावेशी बनाती है, दो प्रकार, एनोमर और एपिमर। एनोमर मतलब क्या होता है, पहले कार्बन पर OH की वजह से जो बनता है, OH के बदल जाने से, उसको आप क्या बोलते हो, एनोमर। और एपिमर किसको बोलते हो, पहले कार्बन के अलावा किसी भी कार्बन पे अगर COH घूम जाए तो उसको बोलते हैं। देखो मैं समझा, ये देखो, ये अच्छा लगेगा। एनोमर जैसे ये बना रखा है, ये वीडियो है क्या, मेरे काम नहीं, कोई बात नहीं, इमेज में देखेंगे अपन, वीडियो नहीं दिखाना कुछ। तो एनोमर यहां दो बना रखे हैं, इसको देखें। एनोमर कैसे होता है समझो, दिख रहा है पीछे, देखो ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, इसी से बना है। अगर आप पहले कार्बन पर OH को घुमा दोगे, जैसे इसका OH नीचे है, इसको घुमा के कहां ले गए, OH ऊपर ले गए। पहले कार्बन पर OH बदला अपन ने, उसकी वजह से दो अलग अलग संरचनाएं बनी। इसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोज और उसका नाम है बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या कहलाएंगे, एनोमर। क्या कहलाएंगे, क्यों कहलाएंगे एनोमर, क्योंकि पहले कार्बन पर बदलाव से दो नई श्रृंखलाएं बनी है। ये रहा एक स्पष्ट एग्जाम्पल। एनोमर इन्हीं को बोलते हैं बेटा। मैं रजिस्टर करूं, कोई बात नहीं, मैं एक बार और दिखा दूंगा तो क्या होगा, हाँ देर हो गया, नहीं वीडियो कुछ नहीं दिखेगा। जैसे ये अल्फा डी ग्लूकोज है, देखो इसमें डी, ये तो अब देखो ये पहले कार्बन के अलावा ये एपिमर भी समझा देता हूं साथ ही। अगर पहले कार्बन को छोड़ के किसी और कार्बन पर हो ना तो इनको बोलते हैं एपिमर। जैसे इसको देखो ग्लूकोज और मेनोज को, इसके ये तो पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में। इसके सेकंड कार्बन पर OH को घुमा दिया, देखो मैंने, तो बन गया मेनोज। ग्लूकोज बदल के क्या बन गया, अगर मैं चौथे कार्बन पे घुमा देता ना तो गैलेक्टोज बन जाता। कहने का मतलब मेरा ऐसा है कि अगर आप पहले कार्बन पर OH चेंज करोगे तो एनोमर बनेंगे, और उसके अलावा दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे कार्बन पर चेंज करोगे तो एपीमर बनेंगे। पढ़ो उसको। एनोमर पे क्या लिखा हुआ है, C1 मतलब C फर्स्ट पर OH परिवर्तन से निर्मित होते हैं। किस पर, अरे तुम्हारे पास नोट्स सबको अपलोड करा दिया है, तुम्हारे जाकर अनाउंसमेंट में देखो, 6 दिन से चिल्ला रहा हूं कि नोट्स आ गए क्या, आ गए क्या, तुम्हें उस समय तो होश नहीं आया, अब ढूंढ रहे हो नोट्स का है। अनाउंसमेंट में जाके नोट्स है,
वहां पर मैंने उसको कॉपी करने का भी वो करवा रखा है, तुम उसकी प्रिंट निकला सकते हो, सब पड़े हुए तुम्हारे पास। 5 दिन से चिल्ला रहा हूं कि नोट्स आए कि नहीं, अब ढूंढ रहे हो। एनोमर क्या है बेटा? फर्स्ट कार्बन पर OH परिवर्तन से जो बनता है वो एनोमर, और दूसरे से छठे कार्बन पर OH परिवर्तन से जो बनता है वो एपीमर। जैसे अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज क्या है? एनोमर। और ग्लूकोज से मेनोज का बनना वो क्या है बेटा? एपीमर। आने की चांस कम है वैसे, पर फिर भी ध्यान रखना है इनको। अब चलते हैं ओलिगोसेकेराइड पे। ओलिगोसेकेराइड मतलब क्या होता है बेटा? 2 से 10। हाँ, बेच अनाउंसमेंट में है, वही मैं बोल रहा हूं। पीडीएफ निकला ली ना, गुड। जिन्होंने निकला ली बहुत अच्छे, जिन्होंने नहीं निकला है ना बेटा वो गधेड़े हैं। 8 दिन से तो देखा नहीं उन्होंने नोट्स को, आज ढूंढ रहे हैं। 2 से 10 इकाइयों को, अगर 2 से 10 इकाई आपस में मिली हो, जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़ गया, ओलिगोसेकेराइड। ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज जुड़ गया, ओलिगोसेकेराइड। 2 से 10 के बीच में जितनी भी इकाइयां होगी ना, उसको संयुक्त रूप से क्या बोलेंगे अपन? ओलिगोसेकेराइड। इसमें आपका 3 उदाहरण है बेटा, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। दिख रहा है? माल्टोज किससे बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है? बॉन्ड कौन सा होगा इनमें? कौन सा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 1,4 का मतलब है एक का पहला कार्बन और दूसरे का चौथा कार्बन। तो क्या बॉन्ड है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलता है किसमें? माल्टोज में। किसमें? और लैक्टोज में देखो, लैक्टोज में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलता है। अल्फा की जगह क्या हो गया? और लैक्टोज किससे बनता है? बीटा डी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। किससे बनता है? बीटा डी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और माल्टोज किससे बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। ऐसे याद रखो, 2 ग्लूकोज से बनता है। और ग्लूकोज अगर गैलेक्टोज से जुड़ेगा तो लैक्टोज बन जाएगा, और ग्लूकोज अगर फ्रक्टोज से जुड़ेगा तो सुक्रोज बन जाएगा। एक तरफ आपको ग्लूकोज ही रखना है। अब ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज जोड़ दिया तो माल्टोज, ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज जोड़ दिया तो लैक्टोज, और ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज जोड़ दिया तो सुक्रोज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों। इन तीनों को ऊपर ओलिगोसेकेराइड पे स्टार लगा देना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यहां से ओलिगोसेकेराइड से। ग्लूकोज ग्लूकोज क्या हुआ? और ग्लूकोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज फ्रक्टोज। सुनो, इसका बॉन्ड अल्फा 1,4, इसका बॉन्ड बीटा 1,4, और इसका तो सीधा याद रखना 1,2। बॉन्ड तो ग्लाइकोसिडिक ही होगा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में मिलता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, तो पीछे तो ग्लाइकोसिडिक ही लिखना है। पर अंतर ये, माल्टोज में अल्फा 1,4, लैक्टोज में और फ्रक्टोज में 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वहां अल्फा बीटा नहीं लगता। अरे क्लियर है क्या? मिल्क शुगर किसको बोलेंगे? लैक्टोज को। माल्ट शुगर माल्टोज को, जो स्टार्च से बनती है, वहां लिख लो माल्टोज में स्टार्च। अच्छा लिखी हुई है, स्टार्च के पाचन से बनती है, लिखा हुआ है ना माल्टोज में, देखो लिखा है, ठीक है। उधर सुक्रोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुक्रोज, इसको प्रतीक शर्करा बोलते हैं, उल्टी शर्करा। उल्टी बताओ क्यों, समझो। ग्लूकोज तो घूमता है डी रूट मतलब दक्षिणावर्त, और फ्रक्टोज घूमता है वामावर्त मतलब एल रूट। दोनों एक दूसरे के उल्टे घूमते हैं, इसलिए इसको बोला प्रतीक शर्करा। मैंने कहा था जितनी भी शर्करा है अपचायक है, लेकिन ये सुक्रोज अनअपचायक शर्करा होती है। लिखा हुआ अनअपचायक। इसको टेबल शुगर बोलते हैं, घर पे काम आने वाली। टेबल मतलब जो अपने टेबल पे होती है। चीनी, अरे जो चीनी मार्केट में मिलती है ना, वो सुक्रोज ही है। किचन शुगर, व्यापारिक शुगर या केन शुगर, केन मतलब गन्ना, शुगर केन से जो बनती, ठीक है। ये दोनों डायग्राम नहीं पढ़ने, कट कर देना उन्हें। ये ओलिगोसेकेराइड, कौन है ये? ओलिगोसेकेराइड। उसके बाद हम किसके पास आ रहे हैं? पॉलीसेकेराइड के पास आते हैं। पॉलीसेकेराइड कितने प्रकार का है? सम पॉलीसेकेराइड और विषम पॉलीसेकेराइड। सम पॉलीसेकेराइड मतलब जिसमें एक ही प्रकार की इकाई बार बार आया, जैसे ग्लूकोज 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 1000 बार आ गया। और विषम का मतलब एक से ज्यादा इकाई हुई।
यस और नो? सम के उदाहरण बताओ। सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, इनुलिन। और उसके उदाहरण बताओ। हिपेरिन, हाइलुरोनिक एसिड, पेक्टिन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड। अरे क्लियर है क्या? अब हम इसमें से कुछ को पढ़ेंगे, जैसे सेलुलोज को पढ़ेंगे। सेलुलोज किसका बहुलक है? बीटा डी ग्लूकोज का। किसका? कितनी इकाइयां हो सकती है? 6000 से 10,000 इकाई। किसका? बीटा डी ग्लूकोज का। बॉन्ड कौन सा होगा? तो याद रखो, सेलुलोज का बॉन्ड माल्टोज लैक्टोज जैसा होता है। सेलुलोज का बॉन्ड लैक्टोज जैसा होता है। लैक्टोज में कौन सा मिलता था? बीटा 1,4। रघु नोट्स देख, बीटा 1,4। और सेलुलोज दुनिया में सबसे ज्यादा मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन है? सेलुलोज। पादप के शरीर के निर्माण में सहायक सेलुलोज पादप बनाता है, ये तो अपन को पता ही है। कपास में 90% सेलुलोज होता है और लकड़ी में 50% सेलुलोज होता है। पेज पलटो। स्टार्च, स्टार्च किसका बहुलक है? तो वहां लिखो अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है, जहां हेडिंग डली हुई। अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है। ये चैप्टर पूरा रटना है, बहुत ज्यादा रटना है, क्योंकि इसमें उदाहरण आएंगे और क्वेश्चन मैंने बता दिए, सीयूटी में 1 या मैक्सिमम 2। हाँ क्या बोलिए? नहीं होगा। अब स्टार्च को 2 भागों में डिवाइड किया है बेटा, एमाइलोज और, लेकिन मेन तो कौन है? एमाइलोज। स्टार उसी को लगाना, 90% यही होता है। एमाइलोज अल्फा डी ग्लूकोज की सीधी श्रृंखला है और एमाइलोपेक्टिन अल्फा डी ग्लूकोज की शाखित श्रृंखला है। यही अंतर है बस दोनों में, एक सीधी श्रृंखला है और एक शाखित है। बनी तो अल्फा डी ग्लूकोज से ही है। अरे यस और नो? ये जो एमाइलोज है ना, ये आयोडीन के साथ नीला रंग देता है। कौन सा रंग? नीला। और ये जो एमाइलोपेक्टिन है, ये आयोडीन के साथ लाल रंग देता है। मान लो ऐसा आ गया, स्टार्च आयोडीन के साथ कौन सा रंग देगा? तो कौन सा आंसर लगाओगे, नीला या लाल? नीला, क्योंकि ज्यादा एमाइलोज मिलता है उसके आधार पर। सर सेलुलोज कलर क्यों नहीं देता? सेलुलोज से कलर क्यों नहीं आता? क्योंकि लिखा हुआ है सेलुलोज में जटिल कुंडल नहीं होता, इसलिए आयोडीन उसमें प्रवेश, इसलिए आयोडीन सेलुलोज के साथ कलर नहीं देता कभी भी, स्टार्च के साथ दे देता है। स्टार्च किनका संचित भोजन है? पादपों का संचित भोजन है, पता है ना ये तो। अब आ जाते हैं ग्लाइकोजन पे। ग्लाइकोजन जंतु और कवक का संचित भोजन है, जंतु और कवक का। और ये किससे बनता है? ये अल्फा डी ग्लूकोज की शाखित श्रृंखला है। मतलब बेटा समझो, ग्लाइकोजन की संरचना है ना, एमाइलोपेक्टिन की जैसी होती है, क्योंकि वो भी शाखित श्रृंखला थी, ये भी शाखित श्रृंखला है। देखो, अरे यस और नो? ग्लाइकोजन ना, मान लो तुमने ग्लाइकोजन बना दिया, तो इसका ये दायां सिरा और ये बायां, तो दायां तो होता है अपचायक और बायां होता है अनपचायक। देखो लिखा हुआ है वहां पर, ग्लाइकोजन का दायां सिरा अपचायक, उपचायक नहीं अपचायक, और बायां सिरा अनपचायक होता है। मिला क्या सबको? अब आते हैं काइटिन पर। काइटिन किसका बहुलक है? एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन का बहुलक है। किसका? एन एसिटाइल ग्लूकोज का बहुलक। इसको ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, एन एसिटाइल ग्लूकोज, एनएजी, तो याद रह जाता है ये। एन एसिटाइल ग्लूकोज का बहुलक है, एनएजी का बहुलक है। किसका? एनएजी का। ये कीटों का बाह्य कंकाल और कवक की कोशिका भित्ति बनाता है। याद होगा तुम, कवक की कोशिका भित्ति या कीटों का बाह्य कंकाल। ये पृथ्वी पर दूसरा सबसे ज्यादा मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ है। सेकंड नंबर पे, पहला कौन था? सेलुलोज। इधर इनुलिन लास्ट देखो, फ्रक्टोज का बहुलक है। इनुलिन किसका बहुलक है? कहां मिलता है इनुलिन? डहेलिया की जड़ों में। जो डहेलिया पादप है ना, उसकी जड़ों में जो शर्करा मिलती है उसको इनुलिन कहते हैं। और ये सबसे छोटी संचित पॉलीसेकेराइड है, मतलब सबसे छोटी स्टोर पॉलीसेकेराइड है। एक और म्यूकोपॉलीसेकेराइड लिखा है उधर, ब्रैकेट में लिखोगे चिपचिपे, वो चिपचिपे होते हैं। अरे म्यूको मतलब श्लेष्मा, म्यूकस। म्यूको शब्द कहां से आया?
म्यूकोपॉलीसेकेराइड, म्यूको मतलब म्यूकस और म्यूकस मतलब होता है श्लेष्मा, इसलिए लिखा है चिपचिपे। इसके दो उदाहरण है, एक तो है पेप्टिडोग्लाइकेन और एक है एगार एगार। बस उदाहरण ही याद रखने, पीछे नहीं देखना कि किससे बनते हैं, वो हटा दो भले। बस याद रखो कि दो उदाहरण है, पेप्टिडोग्लाइकेन और एगार एगार। अरे क्लियर है क्या? यहां तक तुम्हें रीड आउट करना है, इसके बाद वाला आज नहीं पढ़ेंगे। रीड आउट करोगे, जो लाइन नहीं समझ में आएगी अभी पूछ के जाओगे, घर पे नहीं कि ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि याद तो तुम्हें करना है और याद अभी नहीं होगा, वो घर पे करना पड़ेगा। अभी सिर्फ एक एक लाइन पढ़ लेनी है, जो समझ में नहीं आए वो पूछ लेना है वापस। तो स्टार्ट हो जाओ। स्टार्ट हो जाओ, पीछे देखता हूँ नोट्स किसके पास नहीं। अपने नोट्स किधर है दीदी? अपने, अच्छा ठीक है, पढ़ो पढ़ो पढ़ में नहीं मिले। तू कहाँ था, कितने सालों बाद आया? अब मुश्किल मिलेंगे, नहीं मिलेंगे अब तेरे वहां होंगे। या जा ट्राई करके मिल जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, आज मिलेंगे। जा ढूंढ के, और कोई तो नहीं है सर जिसको मिले ही नहीं? हाँ तू भी जा, तो दिन में मिलेंगे तो उसको क्यों भेज दिया फिर? ओए भाई आजा, ये पूछ के आ गया दिन में मिलेंगे, अभी नहीं है तो फालतू जा रहा है, बैठ जा। इधर जनता सब पढ़ रहे हैं, पढ़ो अपने। पेन रख के पढ़ बेटा, कुछ भी लिखना हो, अंडरलाइन करना हो, ढंग से पढ़। एक बार ऐसे पढ़ेगा, पढ़ ले। वाह वेरी गुड, तेरा के बढ़िया बैठे हो घर पे। डॉल्टन बेटा अणुभार की इकाई नहीं है क्या? अणुभार की इकाई को डॉल्टन ही कहते हैं। लुगदी मतलब होता है पेस्ट, पीस के जो पेस्ट बनाते हैं ना वो। और मोनोसेकेराइड बेटा 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक होते हैं। सबसे छोटा 3 कार्बन का ट्रायोज, सबसे बड़ा 7 कार्बन का सिडोएक्टोलोज। वो उदाहरण याद रखने हैं फिर। एक्सरसाइज सीट में ये मिलेगा आपको फर्स्ट वॉल्यूम में, चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल करके चैप्टर है, उसमें टिक लगवा दूंगा मैं कि वो क्वेश्चंस करने हैं तुम्हें। बिल्कुल, नोट्स की अपलोड के कई दिन हो गए, प्रिंट भी करवा लिया, बहुत अच्छे बेटा। तुझे मैं राष्ट्रपति से नोबेल प्राइज दिलवाऊंगा। हाँ। बोलो बोलो बोलो, वहीं से बोलो, हो सकता है सबके काम की हो।
तो कुछ रिलेटेड भी बोल देते तो आसपास सबकी समझ आ जाता। तुम्हारे वैसे भी क्या समझ में आता है? हाँ, ये क्या है? लिखा क्या है? ये भस्म विश्लेषण है। भस्म विश्लेषण कि आप गर्म करके जो भस्म बनाओगे ना, उसमें विश्लेषण करोगे फिर। हाँ, क्या? लीवर को भी सिर्फ उठाएंगे। हाँ, कूटेंगे, बढ़िया, क्या दिक्कत है? लीवर हो, कोई भी हो, जरूर नहीं है लीवर हो, ऐसा ठेका नहीं लिया लीवर का। तुम्हारा मन कर रहा है कि नहीं मैं तो उंगली काट के पीसूंगी, तो वो भी कर सकते हो। किसी को लग रहा है कि नहीं पेड़ की पत्ती ही पीसूंगा, तो वो भी पीस सकते हो। कोई भी जीवित उत्तक ले लो, चूहे को ले लो, उसको पीस लो, कोई दिक्कत नहीं। मॉस्किटो पढ़ लो। हम अबले को धारक भी करते और हम अबले को कर्दम भी करते। हाँ, नाम नहीं लिखे। दीदी, हाँ, बढ़िया, ध्यान लगा के रीड आउट करो। यस, हाँ, पाई जाती है, 12 पाई जाती है पाली। और तुम कितने पाई जाती हो ना? हाँ, तो पढ़ाई करो फिर, मैं वहीं भेज दूंगा वापस, पढ़ाई करो। बेटे इधर उधर देख रहे हैं, जाले, बहुत जाले हो गए रूम में, सफाई करनी पड़ेगी किसी को। ये नहीं पढ़ ले, कोई भी घोंसू इधर उधर देखता ना मिले। पोली, इसको, इसका हिंदी लिखा बहुलक, मतलब पोलीमर। ये सब द्वितीयक उपापचयक में आते हैं। अब कौन से बहुलक? रबड़ और सेलुलोज। अरे इधर लड्डू मिल गए ना, पढ़ लो बेटा। बेटे बांध रहे बैठे रहते हैं, कुछ नया होते तुरंत देखते हैं क्या कर रहा है इस बार। ये नहीं अपने काम से मतलब रखो। टेस्ट कब है बेटा? 29 सब न्यूज में नहीं दे रखा कि सिलेबस में क्या क्या दे रखा है? वो तुम्हारे हो जाएंगे, और तुम्हारे सेल बायो नहीं होंगे, माइक्रो बायोटेक और जेनेटिक्स हो जाएगी। ठीक, कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से बायोमोलिक्यूल में दे लेते तो ठीक ही रहता। कोई बात नहीं, उसको नेक्स्ट टेस्ट में ऐड करूंगा, लेकिन मैं भले मेरी क्लास आए चाहे नहीं आए। ठीक है, चुपचाप पढ़ लो, चुपचाप पढ़ लो, बाकी बच्चों को पढ़ने दो। ओए बेवकूफ, पढ़ ले चुपचाप, रीड आउट कर ले, अभी पूछ ले पूरी प्रॉब्लम। नहीं तो मैं खड़ा करके पूछता हूँ फिर तुझसे, तुझे अगर ज्यादा याद हो गया तो। मोनोसेक्राइड CnH2nOn, उसका CX आगे लिखा देखो, CXH2OY, वो कार्बोहाइड्रेट का कॉमन फॉर्मूला। अरे ये कौन है? कार्बोहाइड्रेट का कॉमन फॉर्मूला लिखा दिया ना मैंने, तो सब पर अप्लाई होता है, पर उसका स्पेशल अलग है, इसलिए अलग लिखवा दिया।
क्वेश्चन पूछने के भी दो तरीके होते हैं कि सर यहाँ कुछ आएगा क्या कि नहीं आएगा, और एक तूने यहाँ क्यों नहीं लिखा है ये, तो पहले बार टाइप में पूछोगे तो आंसर सही मिलेगा, जब है ही नहीं तो कहां से लिखना। ये बेटा द्वितीय उपापचय जो तुमने लिखे ना एक्चुअल में वो ये है, बनाया ना टेबल तुमने, जैसे वर्णक लिखा एंथोसाइनिन, एल्कोहल लिखा मॉर्फिन, कोडीन, आवश्यक तेल, टॉक्सिन, लेक्टिन, ड्रग्स, बहुलक, ये वो वाली टेबल है। अरे क्लियर है क्या बेटा? नींबू से उत्पन्न तेल, अरे लेमन ग्रास नहीं आती क्या? एक घास का नाम है लेमन ग्रास, जो लोग अपने गमलों में भी उगाते हैं, फिर उसको पीस के उससे बनती परफ्यूम। ये जो कार के अंदर परफ्यूम यूज करते हैं वो भी लेमन ग्रास से ही बनती। साले साइकिल पे यूज की तूने? मुझे उसने चुनौती दी कि मेजर टेस्ट में मैं टॉप 5 में मिलूंगा। कल चुनौती देके गया हूं मुझे कॉकरोच, और मेरे नंबर 600 में से 500 प्लस ही होंगे। जेईटी का क्या, कोई बात नहीं, चेंज कर रहा हूं, 480 में से 420 से ऊपर ला देना बस। इसने बोला अगर मैं नहीं लेके आया तो आप भले मुझे पूरी क्लास में 1 घंटे का मुर्गा बना देना, कोई दिक्कत नहीं, और टॉप 5 में रहेगा ही। ये वाली टेबल पे आपने देखी बेटा, जल 70 to 90, प्रोटीन 10 से 15, कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड 2, न्यूक्लिक 5 से 7 और आयन 1। लिखा है ना तुमने, ये कहीं ना कहीं लिखी है परसेंटेज। गुड। और आपने ये वाली टेबल भी लिखी है कहीं, मतलब जिसमें मैंने यस लिखा तो दे टेबल पहले ही यस। मानव शरीर में लिखा है बस, भू परपट्टी वाला अपने कैंसिल कर दिया था। हाइड्रोजन 0.5, कार्बन 18.5, ऑक्सीजन 65, नाइट्रोजन 3.3 और कैल्शियम 1.5। तो इस, अरे मैंने वो क्रम लिखवा रखा है नीचे, क्रम देखो नीचे, मैंने कहा था याद करना उस क्रम को। उसमें देखो सबसे पहले तुमने लिखा है ऑक्सीजन, फिर लिखा है कार्बन, फिर लिखा है नाइट्रोजन, फिर लिखा है कैल्शियम, और फिर लिखा है हाइड्रोजन। नहीं लिखा क्या? तो वो क्रम ही दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, बस जो लिखा उतना ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना, वही याद कर लो, वही बहुत है। ये पॉलीसेकेराइड पढ़ा है तुमने अभी थोड़ी देर पहले? ये देखो अम्ल अविलेय भाग में होता है, सही बात है क्या? पॉलीसेकेराइड आपको अम्ल अविलेय भाग में ही मिलेगा ना, ठीक है। शर्करा की लंबी, जैसे कपास के रेशे आपको पता है किससे मिलकर बनते हैं? अरे कपास के रेशे किससे बनते हैं? सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज एक बहुलक पॉलीसेकेराइड है, जो एक प्रकार के मोनोसेकेराइड ग्लूकोज का बना होता है। कौन सा ग्लूकोज? बीटा डी ग्लूकोज। सेल्यूलोज समबहुलक है, सम या विषम? सम में था ना सेल्यूलोज। इसका एक परिवर्तित रूप स्टार्च भी होता है। ये पादप में ऊर्जा के रूप में इकट्ठा होता है, याद करो संचित भोजन। अरे यस और नो? ऐसे जंतुओं में संचित भोजन कौन होता है? इनुलिन किसका बहुलक है? फ्रक्टोज का। ग्लाइकोजन का दाया सिरा कैसा होता है? अपचायक, और बाया सिरा, और ये शाखा युक्त होती है। तुम्हें पता है ग्लाइकोजन शाखा वाली वो है। स्टार्च में द्वितीय कुंडलन संरचना मिलती है, और मंड में मतलब स्टार्च में आयोडीन उसके भाग से जुड़ जाता है, और कौन सा रंग देता है? नीला। अरे यस और नो? पर ग्लाइकोजन सेलुलोज में जटिल कुंडलन नहीं मिलता, इसलिए आयोडीन उसमें क्या नहीं कर पाता? प्रवेश नहीं कर पाता, कलर नहीं दे पाता। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनती है बेटा? कागज की लुगदी, ये सब सेलुलोज ही होता है उनमें। रुई मतलब कॉटन में भी क्या होता है? और भी बहुत सारे जटिल पॉलीसेकेराइड मिलते हैं। जैसे मैंने बताया था एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन से कौन बनता है? काइटिन। ये तो क्या इन्होंने गायब कर दिया, यहाँ लिखा था जैसे काइटिन, और फिर एरो लगा के लिखा था एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन से मिलकर बने होते हैं। और तो पोड़ा का बाह्य कंकाल काइटिन से बनता है, ये सबसे जटिल पॉलीसेकेराइड है। आपको पता है काइटिन जटिल होता है सबसे, ठीक है। तो ये तुम्हें मैंने लिखा है, पढ़ो इसको पूरा। आज इतना ही पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे प्रोटीन लिपिड, आज नहीं पढ़ेंगे। यहां तक घर से पढ़ के आना है। डोल्टन एक इकाई है बेटा, जिससे हम परमाणु भार को मेजर करते हैं, अणु भार को मेजर करते हैं।
उपापचय मतलब जो आपकी उपापचय प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। टेस्ट में क्या आएगा, CH1 वालों के जो सब पढ़ाया वो सब आएगा बायोमोलिक्यूल को छोड़ के, CH2 में जो पढ़ाया सब आएगा बायोमोलिक्यूल को छोड़ के, जो अभी बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे हैं वो नहीं आ रहा। काइटिन की तीसरी लाइन फर्स्ट में क्या लिखा है, क्या है बेटा काइटिन की तीसरी लाइन देखना एक बार, तीसरी लाइन, पृथ्वी पर मिलने वाला दूसरा कार्बनिक पदार्थ है, सबसे ज्यादा सेल्यूलोज मिलता है और सेकंड नंबर पे काइटिन मिलता है। टर्फीन क्या है, टर्फीन के सामने मोनोटर्फीन और डाइटर्फीन लिखा होगा, रसायन है वो, द्वितीयक उपापचय के उदाहरण है वो। पृथ्वी पृथ्वी मेरी बायो से जेईटी में कितने क्वेश्चन आते हैं, अभी जेईटी का एक चैप्टर बाकी है, प्लांट फिजियो। क्या हो गया, क्या बोल रही है धेरू? प्लांट फिजियो भी ये फिक्स नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा कि कौन पढ़ाएगा, क्योंकि वो डिसाइड करते हैं। अरे बेटा अपन नहीं डिसाइड करते, ना मैं डिसाइड करता हूँ ना तुम कर सकते हो, वो क्या वहां पर बैठ के डिसाइड करते हैं, क्योंकि उस समय क्लास में क्या खाली रहेगा। जैसे मान लो कि मेरी कहीं क्लास ऑलरेडी लगी हुई है, तुम्हारे खाली तो कोई और पढ़ा सकता है, हो सकता है मैं भी पढ़ा दूं, मुझे भी नहीं मालूम कौन क्या पढ़ाएगा, किसी को नहीं मालूम, कोई भी पढ़ा सकते हैं। अच्छा मैं तो नहीं, क्योंकि वो जूलॉजी पढ़ाते हैं, किरण मैम पढ़ाएंगे या मैं पढ़ाऊंगा या सुरेश सर पढ़ाएंगे या ओपी सर पढ़ा सकते हैं, कोई भी पढ़ा सकते हैं, ओपी सर भी नहीं पढ़ाएंगे, कोई भी पढ़ा सकता है, कुछ नहीं मालूम, जब होगा तब बात करेंगे, अभी पढ़ लो। फिर वही बात, सल्टा दिया, ये क्या होता है सल्टा दिया मैंने, ये कौन, अच्छा भवानी सर का डायलॉग है सल्टा दिया, हाँ वो बोलते हैं सल्टा। अरे वो आवाज नहीं प्लीज, आवाज नहीं प्लीज। मैंने जो अभी तक चैप्टर पढ़ाया ना तुम्हें, अभी तक आज तक, उसमें सीयूटी में बायो के पेपर में तो कितने आएंगे 20 और एग्रीकल्चर के पेपर में 5, क्योंकि एग्रीकल्चर में बेटा जेनेटिक्स भी है, सेल बायो भी है और बायोमोलिक्यूल भी है, मतलब इन तीनों में से एक एक दो दो क्वेश्चन आके टोटल कितने हो जाते हैं 5, तो इन तीनों से 5 तो आएंगे एग्रीकल्चर वाले पेपर में और 20 क्वेश्चन आएंगे अपने वाले पेपर में, मतलब बायो वाले पेपर में। मेरी बायो कंप्लीट नहीं गधे, तुम्हारी बायो कंप्लीट हुई है, मेरे को पेपर देना है क्या, क्या आपकी बायो कंप्लीट, अब तेरा सिलेक्शन हो गया, अब जा दूसरे बैच में चला जा। बायोटेक भी आएगा बेटा, जो जो पढ़ाया सब आएगा, वो जब आएंगे तब बता दिया जाएगा, अभी जो पढ़ाया ना बेटा उसकी चिंता करो। क्या कल बायोमोलिक्यूल वॉल्यूम फर्स्ट भी लेके आना, बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन टिक करा दूंगा, क्योंकि उस चैप्टर में पूरे नहीं है, आधे हैं, तो आधे मुझे टिक करवाने पड़ेंगे कि तुम्हें कौन कौन से करने हैं। उसमें क्या बहुत सारे क्वेश्चन एंजाइम के भी है जो प्लांट फिजियो में पढ़ते हो तुम, इसलिए कल वॉल्यूम फर्स्ट भी लेते हुए ना तुम्हें क्वेश्चन भी टिक लगा दूंगा जो तुम्हें घर पे करने हैं। डीपी भी वो भी ला सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। हॉस्टल में पढ़ने का शेड्यूल क्या है, क्या पता, मैं थोड़ी रहता हूँ बेटा हॉस्टल में, पढ़ते ही बेटा पूरे दिन पढ़ते हैं, सुबह 4 बजे रात भर पढ़े रहते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं बस, फिर उस पर यहाँ आते हैं, यहाँ से जाके फिर पढ़ जाते हैं, फिर खाते हैं 1-2 घंटे थोड़ा बहुत ऐसे इधर उधर घूमते हैं, फिर पढ़ जाते हैं, तो पढ़े रहते हैं बेटा ये। सुबह इनमें से कहीं तो आधे आधे घंटे तक वॉशरूम में पड़े रहते हैं, क्योंकि वो वार्डन उठा नहीं दे, इस चक्कर में वहां जाके सो जाते हैं बेटा ये। इनमें कईयों ने तो विकास कर लिया बेटा, आंखें खोल के सोते हैं, ताकि वार्डन को भी समझ में नहीं आए सो रही है कि जग रही है, और आंखें खोल के सोती है। अमीनो एसिड अभी क्यों, अभी मैंने अमीनो एसिड पढ़ाया क्या, जब पढ़ाऊंगा तब याद करना, अभी जितना पढ़ाया वहां तक पढ़ के आओ बस। हाँ जी, मोनोटर्फिन और डाइटर्फिन,
क्या बोल रहे हो? मैं समझा नहीं, देना बेटा क्या लिखा? टर्फी नहीं हो बेटा, मोनो डाई टर्फी नहीं हो, वो तो गलती से लिख रखा है इसने अरफीन, टर्फी नहीं हो, उसने अरफीन सुन लिया हुआ, अरफीन लिख दी। लो कहां पर है? वहां पर ही है। कहां पर है? कहां पर है? कहां पर है क्या होता है? हाँ गुड। अरे टर्फीन नहीं दिख रहा क्या देवी? वहां मोनो डाई टर्फीन लिखना है। इसी में नीचे, सबसे नीचे जाओ, टर्फीन, आगे लिखो मोनो डाई टर्फीन। अरे कौन है यार? इधर देख लो, रहने दो, तुम छोड़ दो उसको। ओ दीदी इधर देख लो, ये रहा टर्फीन, इसके सामने मोनोटर्फीन डाइटर्फीन लिखना है। ये टर्फीन ही है जिसको टर्फिनोइड्स लिखा हुआ है, टर्फीन ही बोलते हैं उसको। ठीक है, पढ़ना इसको, ऐसे नहीं आप जाके फेंक दिया बाद में देखेंगे, पूरा पढ़ लेना एक बार, ताकि आज पढ़ लोगे तो कोई प्रॉब्लम आएगी तो कल पूछ लोगे। बाकी कल प्रोटीन और लिपिड कल पढ़ेंगे अपन। प्लांट वाले नोट्स का क्या करना है जो हमें दिए गए थे? हमें दिए गए कौन प्लांट्स के नोट्स दे दिए? वो किरण मैम के बेटा, अपने नहीं है, वो किरण मैम से पूछना भी आएंगे मैम, मैम बता देंगे आपको।